नमस्कार, मैं विशाल सिंह सौर एकेडमी के मंच पर आप सब लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे, मैपिंग सेक्शन कर रहे थे। इंडिया मैपिंग सेक्शन में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत देख रहे थे। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठारी क्षेत्र और एक दक्कन ट्रैप के बीच, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन ट्रैप के बीच एक भू संक्रमणकाली संरचना के रूप में हम पूरा रेंज को भी देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे उसी प्रायद्वीपीय पठार का ही अगला भाग, दक्कन के पठार। आज हम देखेंगे इस वीडियो में दक्कन के ट्रैप के बारे में हम जानेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे, उसके आर्थिक रूप से कृषि के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, औद्योगिक दृष्टि से क्या महत्व है। उसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीज़ों के देखेंगे, कौन से श्रृंखलाएँ कहाँ पे हैं, किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ के कुछ विशेष जो है भू संरचना है उसके बारे में परिचित होंगे। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। दक्कन ट्रैप हम लोग का, दक्कन का पठार हम लोग का टॉपिक है। दक्कन के पठार को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है दक्कन का ट्रैप, दूसरा है कर्नाटक का पठार और तीसरा है आंध्रा का पठार। कर्नाटक का पठार का मुख्यतः विस्तार कहाँ पे है? मुख्यतः महाराष्ट्र में इसका मुख्यतः विस्तार है। कर्नाटक का पठार का मुख्यतः विस्तार कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक और आंध्रा का पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन का पठार जो है, मुख्यतः शांत दरा प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है, इसलिए यहाँ पर बसाल्ट चट्टान की संरचना पाई जाती है। इसलिए अधिकांश क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में सिर्फ काली मृदा पाई जाए। इसके काली मृदा के साथ कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। स्थानीय जो कारक हैं उनके कारण कभी कभी वहाँ पर लैटराइट मृदा भी पाई जाती है। तो मुख्यतः यह काली बसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण काली मृदा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए जो दक्कन का ट्रैप है वो कपास उत्पादन के लिए दुनिया में फेमस है। किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए। दक्कन ट्रैप का थोड़ा सा विस्तार मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, संक्रमणकालीन क्षेत्रों में। जैसे बैतूल का पठार एक संक्रमणकालीन अवसंरचना है, वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। तो थोड़ा दक्कन ट्रैप से ही मिलती जुलती संरचना है और कुछ विद्वान उसे इसी दक्कन पठार का विस्तारित रूप मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं दक्कन के ट्रैप से। अगर आप लोग सबसे पहले तो हमेशा क्लास शुरू होने से पहले आप लोग एटलस लेके बैठा करिए। अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर हम दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ संरचना ऐसी है प्रायद्वीपीय भारत की। और प्रायद्वीपीय भारत में यह हो गया दक्कन ट्रैप। इस दक्कन ट्रैप में ये हो गया, ये दक्कन के पठार में हो गया दक्कन ट्रैप, ये हो गया कर्नाटक का पठार, ये हो गया आंध्रा का पठार। अगर इसे हम ए लिख दें और इसे बी लिख दें और इसे सी से इंडिकेट कर दें, तो ए का मतलब हो जाएगा दक्कन ट्रैप। ठीक है। अगर बी क्या हो गया? बी हो गया कर्नाटक का पठार। और सी क्या हो गया? आंध्रा का पठार। अगर सी को हम यहाँ लिख देते हैं, सी इक्वल टू हो गया
आंध्रा का पठार। तो आप लोग एटलस खोलिए और देखिए ये तीनों संरचनाएं दिख रही हैं कि नहीं। फिजिकल वाले चैप्टर में देखिए पेज पे एटलस में, तो ये है। अब हम क्रमशः इसी संदर्भ को डिटेल में देखेंगे। दक्कन ट्रैप से शुरू करते हैं। दक्कन ट्रैप ठीक वही संरचना का निर्माण हुआ जैसे दक्कन का पठार का है। ये पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा बसाल्ट चट्टान पाई जाएगी और बसाल्ट चट्टान के कारण यहाँ पर काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है। दक्कन ट्रैप के अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट का विस्तार है। ये इंडिया है। अगर ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया है और ये मान लीजिए कि पूरा दक्कन का पठार है और ये दक्कन ट्रैप है, तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की कुछ श्रृंखलाएं दक्कन ट्रैप में क्या है, दक्कन ट्रैप में भी पाई जाती हैं। उनका विस्तार कहाँ तक है, दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप की मुख्य विशेषता यह है शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण होने के कारण यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। जो किसके खेती के लिए उपयोगी है, काली मृदा जहाँ होगी वो कपास की खेती के लिए उपयोगी होगी और कपास खेती के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जैसे सतमाला रेंज। आप लोग एटलस में देखिए सतमाला रेंज को इंडिकेट करिए। उसके थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो अजंता रेंज। उसके और दक्षिण में जाएंगे तो आपको हरिश्चंद्र रेंज मिलेगा, हरिश्चंद्र रेंज मिलेगा। तो इन लोगों को इंडिकेट करना है। बीच में एक रेंज हरिश्चंद्र से पहले और मिलता है, उसे बालाघाट रेंज करते हैं। बालाघाट रेंज भी इंडिकेट कर लीजिए आप लोग, बालाघाट। तो 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका विस्तार पश्चिमी घाट में भी है, दक्कन ट्रैप में। जब हम लोग पश्चिमी घाट पढ़ रहे होंगे तब भी हम इनको देखेंगे। अभी जब हम लोग दक्कन ट्रैप पढ़ रहे हैं तब भी सतमाला रेंज, अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है। ये आप लोग इंडिकेट करिए, मैप क्रमशः देखिए। सतमाला पाया जाएगा, उसके बाद दक्षिण पूर्व में अजंता पाएगा, उसके दक्षिण में बालाघाट पाया जाएगा और बालाघाट के सबसे दक्षिण में हरिश्चंद्र रेंज पाएगी दक्कन ट्रैप में। ये इंडिकेट करिए आप लोग। अभी मैप में भी मैं इंडिकेट करके दिखा दूंगा। वैसे अगर आप एटलस खोलिए तो उसमें सब कुछ दिख रहा होगा। अब इसी दक्कन ट्रैप में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पर्वत श्रृंखलाओं के साथ चोटियां पाई जाती हैं। इसमें सालहर चोटी, कालसूबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी। देखिए सालहर चोटी है सबसे उत्तर में है। अगर उत्तर से दक्षिण में क्रम जाए, जैसे ही इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण, वैसे इसका भी क्रम उत्तर से दक्षिण पहले से मैंने अरेंज करके रखा है। तो सालहर सबसे, सालहर को देखिए आप लोग, सालहर दिख रहा होगा। ये नॉर्थ सबसे, ये साउथ। सबसे नॉर्थ में सालहर चोटी है, उसके बाद कालसूबाई है, उसके बाद महाबलेश्वर है। सालहर देखिए, सालहर के बाद कालसूबाई। कालसूबाई जो है सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट की यह सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पश्चिमी घाट, जब पश्चिमी घाट पे ये कई बार क्वेश्चन आया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कालसूबाई। ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट। और उसके बाद दक्षिण में महाबलेश्वर है और महाबलेश्वर से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम कृष्णा नदी, जो दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो एक चीज़ और आपको फैक्ट के स्वरूप में याद रखना है, कृष्णा नदी का जो उद्गम है कहाँ से है, महाबलेश्वर चोटी से। ठीक है, ये इंडिकेट आप लोग को याद रखना है। साथ में कृष्णा नदी यहाँ से पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से जो दक्कन ट्रैप तक विस्तारित है वहाँ से निकलती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई जाके बंगाल खाड़ी में निकास कर जाती है और
गोदावरी के साथ मिलकर दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण बेसिन का निर्माण करती है। अब कृष्णा की कितनी सहायक नदियां हैं, कौन दाहिने तट की सहायक नदी, कौन बाएं तट की सहायक नदी है, ये याद रखना है आपको। लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक अपवाह प्रतिरूप का क्लास लूँगा, दक्षिण भारत के और हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी क्षेत्र के। गोदावरी नदी का उद्गम हरिश्चंद्रन से, गोदावरी नदी का उद्गम के बाद के हम करेंगे। गोदावरी नदी के उद्गम से पहले हम लोग दो दर्रों की बात करते हैं। इसी दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट के संक्रमण क्षेत्र में दो दर्रे पाए जाते हैं। उन दर्रों का नाम है पाल घाट और थाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट और थाल घाट, ठीक है। थाल घाट, अगर यहाँ नहीं हो रहा तो और नीचे दिखा देते हैं। आप लोग दो दर्रे देखिए अपने एटलस में। एक दर्रा इसी दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट के संक्रमण क्षेत्र में है, थाल घाट। एक है भोर घाट। ये दर्रा है। दर्रे किस काम से आते हैं? जहाँ पर ऊंचे पर्वतीय श्रृंखलाएं होती है, वहाँ से दो स्थानों के बीच में क्या ये देते हैं? स्पेस देते हैं, स्थान देते हैं, ताकि इस पार उस पास के क्षेत्रों में क्या हो सके? आवाजाही सुनिश्चित हो सके, ठीक है। और ये थाल घाट दर्रा जो है, ये मुंबई को जोड़ता है नासिक से। मुंबई से जोड़ता है नासिक। दोनों महाराष्ट्र के दो बड़े शहर हैं, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। ये याद रखिए, थाल घाट दर्रा। और इसी नासिक में है त्र्यंबक पठार। इसी नासिक में कौन सा पठार है? त्र्यंबक के पठार। यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसी त्र्यंबक पठार से है। और इसी त्र्यंबक पठार से ही हमारी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी जो है गोदावरी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? गोदावरी नदी का। तो दो नदियों को उद्गम देख लिए। एक तो पहली नदी है कृष्णा, जिसका कहाँ से उद्गम होता है? महाबलेश्वर चोटी से होता है। और थाल घाट दर्रे जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। उसी नासिक जहाँ पर संतरा को सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादित किया जाता है। नासिक में प्याज उत्पादन के लिए फेमस है। तो नासिक में एक त्र्यंबक पठार है, उसी त्र्यंबक पठार से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती हुई उसका निकास बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। भोर घाट दर्रा जो होता है मुंबई को जोड़ता है पुणे से, मुंबई को जोड़ेगा पुणे से। तो ये भी दो दर्रे याद रखना है, दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट के भू संक्रमण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं किसको? दक्कन ट्रैप को। दक्कन ट्रैप को मैप पे इंडिकेट कर लेते हैं। आप लोग अपना मैप खोल लीजिए। हम पॉलिटिकल मैप में कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हमेशा किसमें करना है? हमेशा आप लोगों को करना है किसमें? हमेशा आप लोगों को करना है फिजिकल मैप में, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि समझ में आए। ये मान लीजिए कि पूरा दक्कन ट्रैप है, ठीक है। ये हो गया दक्कन का पठार, ये दक्कन ट्रैप, ये कर्नाटक का पठार, ये आंध्रा का पठार, ठीक है। इसी दक्कन ट्रैप में इसको थोड़ा सा इधर से विस्तारित कर लीजिए, इसको पुनः ही बना देते हैं। इसी दक्कन ट्रैप में हम सारी श्रृंखलाओं को देखते हैं। पहले
ये है अपना दक्कन का पठार, ये हो गया दक्कन ट्रैप। अब इसमें देखिए कहाँ पे सबसे पहली श्रृंखला क्या थी, सालहर। सालहर थी कि नहीं थी, पर्वत श्रृंखला में सबसे पहली कौन सी थी, सालहर। ये सालहर हो गया, ये अजंता हो गया, ये बालाघाट हो गया, ये महाबलेश्वर हो गया, सॉरी ये सतमाला रेंज है, ये सतमाला है, ये अजंता है, ये बालाघाट है, ये हरिश्चंद्र रेंज हो गया। ये रेंज की बात हो गई। अब हम चोटियों की बात करते हैं। चोटियों में सबसे चोटी पहली कौन थी, चोटियों के लिए हम एक दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, ये कलर, ये है सालहर चोटी हो गई, और ये हो गया कालसूबाई, और ये हो गया कौन सा हमारा, कौन सी चोटी हो गई, महाबलेश्वर। तो इंडिकेट कर लीजिए पहले 4 श्रृंखलाएं। और ये बात याद रखना है कि जो श्रृंखलाएं हैं ये सिर्फ दक्कन ट्रैप में न होके पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्णतः कहाँ पे है, यह पूर्णतः है दक्कन ट्रैप में। बालाघाट रेंज भी पूर्णतः, लेकिन ये जो महाबलेश्वर रेंज है ये संकरों काली, ये सालहर है, ये कालसूबाई है। कालसूबाई जो है सह्याद्री की, सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसको लिख लेना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पश्चिमी घाट की, क्रम भी आपको याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, क्या नाम है, कालसूबाई, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है स्टेट पीसीएस के, विभिन्न पीसीएस में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर हरियाणा, कई जगह आ चुका है। और ये दक्कन ट्रैप है, ये बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है, ठीक है। और यहाँ पर एक 2 दर्रे हम देख रहे थे, दर्रों को भी देख लेते हैं। अगर दर्रों के लिए हम एक अलग कलर चूज करें, दर्रों के लिए हम लोग ये कलर चूज कर लेते हैं, हरा, ये कलर, ये और ये हो गया थाल घाट, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और ये हो गया भोर घाट, कौन सा, भोर घाट। आप लोग जाके मैप में भी देखते रहिए इसको, भोर घाट। भोर घाट दर्रा किससे जोड़ता है, मुंबई को पुणे से, ठीक है। ये थाल घाट दर्रा हो गया, भोर घाट दर्रा हो गया। अब 2 चीज़ें और याद रखनी है, थाल घाट दर्रा जो है किसको जोड़ रहा है, मुंबई को यम से कर देते हैं, नासिक को यन से। तो नासिक में ही एक पठार है जिसका नाम है त्र्यंबक पठार, जहां पर त्र्यंबक पठार, त्र्यंबक को गलत लिखा गया, त्र्यंबक का पठार जो है, यहीं पर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबक पठार के से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र रेंज। तो एक चीज याद रखना है। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ देख रहे थे, कृष्णा नदी का उद्गम भी हम लोग देख रहे थे। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ देख रहे थे,
कृष्णा नदी का उद्गम हम लोग देख रहे थे। कृष्णा नदी का उद्गम हम लोग देख रहे थे। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी से, जो दक्कन ट्रैप की सबसे दक्षिणी चोटी है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, सबसे उत्तर में याद करिए सालहर, उसके बाद कालसूबाई, फिर महाबलेश्वर चोटी है, और महाबलेश्वर है कृष्णा नदी। और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या रेंज हैं, सबसे सतमाला, फिर अजंता। अजंता एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये अजंता वही रेंज है जहाँ पर हमारा विश्व प्रसिद्ध अजंता केव है। ठीक है, इन्हीं अजंता श्रृंखलाओं में है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर से कोरिलेट करना है, एंशिएंट हिस्ट्री से कोरिलेट करना है। अजंता केव किस धर्म से संबंधित है? मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस सदी से संबंधित है? और क्या उसकी विषय वस्तु रहे विभिन्न प्रकार की गुफाओं में, ये भी देखना है। उसके बाद अजंता के बाद और दक्षिण में आएंगे तो बालाघाट। बालाघाट के और दक्षिण में आएंगे तो क्या आ जाएगा? हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दक्कन के पठार का पहला हिस्सा, जिसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप। अब हमारा दूसरा हिस्सा आता है, जिसे बोलते हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार का विस्तार मुख्यतः कहाँ पे है? कर्नाटक का पठार का विस्तार का मुख्यतः पर कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक पठार में जो है उसमें धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है, इसलिए खनिज उद्योग के दृष्टि से भारत का एक 4 प्रमुख मुख्य खनिज पेटियों में से एक खनिज पेटी कर्नाटका में ही पाई जाती है। ठीक है, पहली खनिज पेटी छोटा नागपुर क्षेत्र में, दूसरी मध्य भारत क्षेत्र में जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पे है, जिसमें छिंदवाड़ा वगैरह छिंदवाड़ा ज़िले आते हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, और नीचे महाराष्ट्र का नासिक वगैरह। ठीक है, और तीसरी पेटी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, और चौथी पेटी कर्नाटक के क्षेत्र में आती है, जिसे धारवाड़ संरचना। धारवाड़ संरचना का विकास भूगर्भिक, अगर हम विकास क्रम के बाद देखें तो सबसे पहले आर्कियन संरचना का विकास होता है, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद बसाल्ट, बसाल्ट के बाद हमारे होता है अंत में हिमालय, हिमालय के सबसे लास्ट में भारत के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र। तो जब भारत के भूगर्भिक समय क्रम उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो हमारे मेंस का टॉपिक है और हम लोग अभी पीटी पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण यह धात्विक खनिज भंडार के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, कर्नाटक के पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, उसकी उच्चावत संरचना के आधार पर। पहले बोलते हैं मलनाड, दूसरे को मैदान बोलते हैं। पश्चिमी घाट से जो सटा हुआ है बिल्कुल, उसे बोलते हैं मलनाड, और जो उसके और पूरब में है उसे मैदान। तो ये हो गया हम लोग कर्नाटक का पठार। कर्नाटक पठार को 2 भागों में बांटते हैं, मलनाड और मैदान। ठीक है, मलनाड उन्हें कहते हैं जो अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट से सटा हुआ है, और मैदानी जो उसके मैदान से अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचाई पे उच्चावच लिए हुए है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो मलनाड को ये पश्चिमी घाट मान लेते हैं, ये मलनाड हो गया, ये मैदान हो गया। अपेक्षाकृत मलनाड की अपेक्षा निम्न उच्चावच वाले क्षेत्र को मैदान बोलते हैं, और ये मलनाड हो गया। ठीक है, मलनाड में कुछ श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख श्रृंखला है बाबा बुदान। श्रृंखलाएं ढेर सारी हैं, लेकिन हम उन्हीं श्रृंखलाओं को देख रहे हैं जो श्रृंखलाएं हमारे लिए उपयोगी हैं। तो बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो अपने धात्विक खनिज तत्वों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी
बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला में ये देख रहे हैं बाबा बुदान। इसी बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला में 2 चोटियाँ पाई जाती हैं मुख्यतः, कुंद्रेमुख चोटी और मुल्यानगिरी। पुरानी किताबों को अगर देखेंगे तो आपको बताया गया होगा उसमें कि बाबा बुदान पर्वतीय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कुंद्रेमुख। और अगर आप एटलस में भी पढ़ेंगे, जो आप एटलस खोल के रखें ऑक्सफोर्ड का, उसमें भी कुंद्रेमुख चोटी को सबसे ऊंचा बताया गया। लेकिन 2019 में शायद क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, वहाँ पे आयोग ने मुल्यानगिरी दिया गया है। और कुछ जो अपडेटेड किताबें हैं उसमें पर बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, मुल्यानगिरी। तो पहली बात आप लोगों को याद रखना है कि बाबा बुदान तो कर्नाटक के पठार में मलनाड में स्थित है बाबा बुदान श्रृंखला, उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है मुल्यानगिरी है। पहला बात ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें 2 प्रमुख चोटियां हैं, कुंद्रेमुख और मुल्यानगिरी, इसको हम लोग क्रमशः देखेंगे भी। और मैदान जो है अपेक्षाकृत क्या है, निम्न उच्चावच वाला क्षेत्र है और यह मलनाड के पूरब में है स्थित है। इसमें 2 प्रमुख पठार पाए जाते हैं, बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। बेंगलुरु और मैसूर वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है अपने कला संस्कृति और विज्ञान के लिए। बेंगलुरु का पठार और मैसूर के पठार में काली मृदा पाई जाती है, इसलिए यह कपास की खेती के लिए भी अति उपयोगी है। तो हम लोग अच्छा इसी में यहाँ पर पहले, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना संरचना नहीं पाई जाती, कर्नाटक के पठार में गोंडवाना संरचना का अभाव होने के कारण यहाँ पर धात्विक तत्व तो था, लेकिन धात्विक तत्व के साथ कोयला जैसे दहन के लिए उपयोगी पदार्थ न होने के कारण यहाँ पर खनन उद्योग के होने के बावजूद यहाँ पर खनिज संसाधन आधारित उद्योग का विकास नहीं हो गया। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ कि जल संसाधन द्वारा ऊर्जा का प्रबंधन किया गया, से जैसे सारावती नदी पे गांधी सागर परियोजना लाई गई तो विद्युत का उत्पादन हुआ, तो यहाँ पर धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियाँ संपादित होने। इससे पहले कास्ट यहाँ पर जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं उनको जलाकर थोड़े बहुत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्या होता था, उद्योग था, लेकिन वो बृहद स्तर पर और एकीकृत ढंग से नहीं था। तो यहाँ पर जोग जलप्रपात जो सारावती नदी पे है और कुंजकल जलप्रपात जो वराही नदी पे है। याद रखना है अभी तक जो आयोग मानता है तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजकल जलप्रपात है, ठीक है, इसको भी लिख देना। इसी कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। 2 जलप्रपात हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। इसको हम लिख दे रहे हैं। एक है जोग जलप्रपात, जो पहले पुरानी किताबों में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है। जलप्रपात क्या होता है ये तो आप लोग जान ही होंगे। ये है पहला, और ये कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात भारत का अभी तक का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत के सरकार के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, ठीक है। और ये किस नदी पे है, ये है वराही नदी पे। किस नदी पे है, वराही नदी पे। आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं। और ये जोग जलप्रपात सारावती नदी पे है, ठीक है, सारावती नदी पे। दोनों कर्नाटक के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग कर्नाटक पठार के बारे में एक ओवरव्यू देखें, उसमें क्या हुआ था। वहाँ पर धारवाड़ संरचनाकरण खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित तो भूतात्विक तत्व थे, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर गोंडवाना संरचना के अभाव के कारण वहाँ पर क्या हुआ, कोयला जैसे ऊर्जा के पदार्थ नहीं थे। फलतः यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या हुआ, खनिज उद्योग विकास नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ पर जल प्रबंधन द्वारा विद्युत उत्पादित किया गया तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। और कर्नाटक के पठार को 2 भागों बांटते हैं, मलनाड
और मैदान। मलनाद में ही जो पश्चिमी घाट पर थोड़ा अपेक्षाकृत ऊंचाई पर अवस्थित उच्चावच वाला भू संरचना उसे मलनाद कहते हैं। और इसमें बाबा बुदान नामक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है। इसके अपेक्षाकृत पूरब में कम उच्चावच वाले क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जो काली मृदा वाला क्षेत्र है। और इसमें बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार दो इंडिकेट कर लीजिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। और कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि काली मृदा वाले मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, तो हम लोग जब मृदा पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे उसको, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब इसी जितना चीज़ हम लोगों ने देखा है, अब उसी का हम लोग मैप में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दक्कन पठार में हम लोग 3 संरचनाएं थी। दक्कन के पठार का पहले जल्दी से मैप बना लेते हैं। यह है दक्कन का पठार, ठीक है। ये हो गया दक्कन ट्रैप, ये हो गया कर्नाटक का पठार, ये आंध्रा का पठार। इसी कर्नाटक पठार में थोड़ा सा इसको और यहाँ पर है बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला है। बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला में ही यह 2 चोटियाँ हैं, कौन कौन सी, कुंद्रेमुख और मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है, बाबा बुदान पर्वतीय श्रृंखला जो है खनिज मुख्यतः धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, मुख्यतः लौह उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ज़्यादातर लौह उसके संबंधित। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बाबा बुदान पर्वतीय श्रृंखला की क्या है, मुल्यानगिरी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंजकल जलप्रपात, जो वराही नदी पे है, उसको इंडिकेट करना है आप लोगों को। और यहाँ पर ये है, इसे दूसरे कलर में ले लेते हैं, यहाँ पे ये है बेंगलुरु का पठार, ये है मैसूर का पठार। याद रखना है कि जो कर्नाटक पठार है मुख्यतः कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक के साथ साथ आसपास क्षेत्रों में है। जैसे कुछ हिस्सा आंध्रा में भी है, बहुत मामूली हिस्सा, और थोड़ा बहुत हिस्सा तमिलनाडु में है जैसे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से सटे हुए इस क्षेत्र को मलनाद बोलेंगे, उससे अपेक्षा के क्षेत्र को ये मैदान बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या होगा, कर्नाटक पठार। अब हम लोग दक्षिण के क्या देख रहे थे, दक्षिण के पठारी क्षेत्रों के 3 हिस्से हैं। हम लोगों ने पहले देख लिया दक्कन का ट्रैप, कर्नाटक का पठार। अब हम लोग देखें आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार जो है 2 राज्यों में मुख्यतः विस्तारित है। पहला क्या है, पहला है रायलसीमा का पठार, दूसरा है तेलंगाना का पठार। इसको हम क्रमशः देखते हैं। ये आंध्रा का पठार को 2 हिस्से में बांटा जाता है, रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। मुख्यतः जो कृष्णा नदी है, जिसका उद्गम दक्कन ट्रैप या पश्चिमी घाट में अवस्थित एक चोटी है, महाबलेश्वर है, वहाँ से होता है। वो रायलसीमा के पठार को, आंध्रा पठार को भौगोलिक रूप से विभाजित करने वाली एक अवसंरचना है। ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के उत्तर में क्या है, कृष्णा नदी ये मान लेते हैं। तो कृष्णा नदी के उत्तर में, ये उत्तर मान लेते हैं, उत्तर में क्या है, तेलंगाना का पठार है, और दक्षिण में है रायलसीमा का पठार, ठीक है। दोनों में ही काली मृदा पाई जाती है मुख्यतः, और कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। और ये आंध्रा का पठार जो है, जानते हैं, सुंदरी या वो क्या है, चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। और चंदन के वृक्ष दुनिया में बहुत महंगे बिकते हैं। और चंदन वृक्ष की एक विशेषता होती है, उसमें ढेर सारे सांप आके उसमें लिपटे रहते हैं। जहरीले से जहरीले सांप चंदन के वृक्षों में ठंड लेने और उसकी शीतलता को महसूस करने के लिए उसमें लिपटे रहते हैं। तो चंदन के वृक्ष इस आंध्रा पठार में मिलते हैं। तो हम लोग पहले रायलसीमा के पठार की बात करते हैं। इसकी बात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मैप में इंडिकेट करेंगे। इसी रायलसीमा में कुछ पहाड़ी पाई जाती हैं। सबसे उत्तर में एक पहाड़ी पर्वत पाया जाएगा जिसका नाम है नल्ला मलाई
क्या नाम है, नल्ला मलाई का पर्वत। उसके और दक्षिण में जाएंगे, ये आप लोग एटलस में देखे वो सब इंडिकेट है। उसके बाद वेलिकोंडा पर्वत, और उसके और दक्षिण में आ जाएंगे तो पालकोंडा। अगर दक्षिण से हम जाएंगे तो पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई। अगर उत्तर से जाएंगे नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ये आपको क्रम भी याद रखना है, कभी कभी क्रम भी पूछता है। और आंध्रा पठार के रायलसीमा के पठार में अवस्थित हैं ये। कौन से, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ठीक है। अब हम मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये भारत का आउटलाइन मैप हम मान लीजिए है, ये आंध्रा का पठार हो गया, और ये कृष्णा नदी हो गई। ये कृष्णा नदी यहाँ से जा रही है। ये रायलसीमा का पठार हो गया, ये तेलंगाना का पठार हो गया। तो तेलंगाना के पठार में ही ये हो गया है नल्ला मलाई, ये हो गया इधर साइड में है नल्ला मलाई, पूरब साइड में है, अर्थात पूर्वी घाट के नज़दीक है ये नल्ला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। अभी हम लोग फिर से देखेंगे इसको, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा को। और तेलंगाना, इसके ऊपर के पठार को क्या बोलते हैं, तेलंगाना का पठार। और तेलंगाना के पठार की मुख्य विशेषता ये है कि ये भी काली मृदा का एक प्रमुख क्षेत्र है, हालांकि इसमें कहीं कहीं लाल मृदा भी पाई जाती है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या देख लेते हैं, अच्छा ये भी याद रखना है कि गोदावरी नदी जो कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी जो निकलती है कहाँ से, त्रंबक के पठार से, वो भी इस तेलंगाना के पठार से होते हुए जाती है। इन दोनों नदियों के अपवाद क्षेत्र में यहाँ पर एक झील मिलता है, इसको कोल्लेरू झील बोलते हैं। क्या झील का नाम है, कोल्लेरू, लेक कोल्लेरू। ये पूर्वी घाट के आसपास ही मिलता है, लेक कोल्लेरू। लेक कोल्लेरू, लेक कोल्लेरू जो है एशिया का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है। एशिया का सबसे बड़ा दलदल क्या होता है आपको पता ही होगा, जहाँ पर जल और स्थल के संयोजन द्वारा चिपचिपापन आ जाता है और वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। दलदली क्षेत्र, दलदल की अपनी परिभाषा होती है, दलदल का अपना महत्व होता है। तो हम लोग अभी तक देख लिए, अब इसको क्या नाम है उसका, आंध्रा का पठार का। आंध्रा पठार को अब हम इंडिकेट करेंगे मैप में। ये है आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार में ये मान लीजिए कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, और ये गोदावरी नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी को जो दक्षिण में है ये, इसे रायलसीमा का पठार, रायल सीमा का पठार बोलते हैं। इसके उत्तर में जो है ये क्षेत्र, इसे बोलते हैं आंध्रा का पठार, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ ये हो गया कि यहाँ पर कोल्लेरू लेक पाई जाती है, जो एशिया के सबसे दलदली क्षेत्र है। इसके साथ यहाँ पर इस क्षेत्र में 3 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा
और पालकोंडा, ये तीनों इंडिकेट कर लीजिए, ये श्रृंखलाएं हैं। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। बस याद रखना है कि साउथ में सबसे उत्तर में नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, सबसे दक्षिण में साउथ में पालकोंडा, फिर वेलिकोंडा, फिर नॉर्थ में जाएंगे नल्ला मलाई, ये याद रखना है। और इसका उद्गम त्र्यंबक के पठार से और इसका महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर चोटी से। तो इसके साथ ही हमारे ये दक्कन का पठार टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछिए। और हम लोग का प्रयास है कि आप लोग का पीटी ज़रूर हो, लेकिन आप रिवीजन करते रहेंगे और तभी आपका कम से कम क्वेश्चन गलत होंगे। आप आता हुआ अगर क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए आता हुआ क्वेश्चन नहीं, पीटी की सफलता के एक मूल मंत्र यही है, आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना पीडीएफ बना है उसको एक टेलीग्राम ग्रुप बना के बहुत जल्द आप तक उपलब्ध कराने वाले हैं। साथ में हम लोग बहुत जल्द क्लास लेने वाले हैं इकोलॉजी का, जो जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है पीटी के दृष्टिकोण से। उसको एक साथ ढेर सारी क्लासें, लगभग 30-35 क्लासें होंगी, एक साथ लेने का प्रयास करेंगे ताकि, और इधर ज्योग्राफी सेक्शन चलता रहेगा बीच बीच में। तो इंडियन मैप का हम लोग आज कंप्लीट किया। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, दक्कन के पठार में, दक्कन को पठार को दक्कन पठार में देखा, दक्कन का ट्रैप, दक्कन कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। इसी को लिटरेचर फॉर्म में यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे गोदावरी नदी का अपवाह का संबंध, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गोदावरी नदी का अपवाह संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये दक्कन ट्रैप से है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। ये सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरी रेंज का विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में है, ठीक है, जिसका जो एक पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका संक्रमण इस क्षेत्र में है। और दक्कन पठार के अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र पठार सम्मिलित किया जाता है। गोदावरी नदी देख लिए, बसाल्ट चट्टान की चर्चा हो ही चुकी है। काली मृदा, जहाँ बसाल्ट वहाँ काली मृदा। जो यहाँ कपास की दृष्टि से उपयोगी है, तो यहाँ पर कच्चे माल के रूप में अगर कपास उपलब्ध होगा तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग होगा। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में तेलंगाना का पठार, जबकि दक्षिण में रायलसीमा का पठार। ये सब बात हो गई है। वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा नल्ला मलाई पर्वत के विस्तार है, जिसमें सबसे उत्तर में है नल्ला मलाई। उसके बाद वेलिकोंडा। क्रम आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्रम से भी क्वेश्चन आते हैं। वेलिकोंडा है, सॉरी कोंडा, आप लोग समझ लीजिए इसको। और है पालकोंडा। सबको विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। और यहाँ पर एक है कोल्लूरी झील, जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा दलदली भूमि क्षेत्र है। और दलदल क्या होता है इसके संदर्भ में आप लोगों को जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और शर्म, पूछने में शर्म करेंगे तो आप अपने आप को सक्षम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी कमियों को बार बार छुपाएंगे, अपने जो कमियां हैं या जो क्षमताएं सीखी जा सकती हैं उसको इग्नोर करेंगे तो समय चला जाएगा। समय चले जाने के बाद आप एक किनारे लग जाएंगे और आपका जो एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो धरा का धरा रह जाएगा। खूब जम के पढ़िए, खूब जम के प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। और कोई भी समस्या हो तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रायद्वीपीय भारत के
या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के क्लास में।